हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें आपको 100+ एमसीक्यूज़ मिलेंगे और सारी की सारी जो है वो पॉलिटिकल साइंस के ही रहेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री कवर कर चुके हैं और हिस्ट्री में भी हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों टाइप की जो हिस्ट्री है उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और 100+ क्वेश्चन हमने सबके किए हैं। इट मीन्स अभी तक आपने जो है वो 300+ क्वेश्चंस जो हैं वो अभी तक आपने रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, अभी हम पॉलिटी के रिवाइज करेंगे। इसमें से ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में बनेंगे। बाकी इसके बाद फिर आपके ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वगैरह इनके भी हम 100 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? ये अधिकार नहीं है, यहाँ पर गलती हो गई है। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है। सब भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया है? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था आपका 2002 में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जोड़ा गया था एक तो आर्टिकल 21A जिसमें आपको शिक्षा का अधिकार मिला और साथ में जोड़ा गया आपका 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जिसमें है कि पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को जो है वो एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर ध्यान से जो है वो ठीक कर लीजिएगा, अधिकार नहीं होगा, यहाँ पर कर्तव्य होगा। अधिकार तो आपको पता है कि हमारे पास टोटल 6 ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ कितनी हैं? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये संबंधित था आपका राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1985 में। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसके महाभियोग का वर्णन नहीं है? तो भारत में जो है वो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन है। भारत के उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग का वर्णन किया गया है और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उन पर भी महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन भारत का जो राज्यपाल है इन पर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? तो मेघालय जो राज्य है ये आपका अस्तित्व में आया था 1972 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार रह सकता है? तो कोई भी राष्ट्रपति जो है उसका जो निर्वाचन है वो अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार जो है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, आपको पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो हमारा खुद का नहीं है। हमने एक एक चीज़ जो है वो बाकियों के संविधान से ली है। जो जो चीज़ हमें जिसके संविधान में अच्छी लगी वहाँ से हमने एक एक चीज़ को पहले तो अच्छे से रीड किया, उसके बाद समझा कि हाँ हमारे संविधान में किस तरह से फिट बैठेगी और फिर हमने वहाँ से ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि संसदीय व्यवस्था जो है वो हमने किस देश के संविधान से ली है? तो ये जो है ये हमने ली है यूनाइटेड किंगडम, यूके के संविधान से। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि डीपीएसपी जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से, राइट। और जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने लिए हैं यूएसए के संविधान से। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने ली है यूएसएसआर से। वर्तमान में जो रूस है उस समय सोवियत संघ था। ठीक है, वहाँ से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। इस प्रकार जो संसदीय व्यवस्था है वो ली है हमने यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने मैंने आपको बता दिए, इनको नोट कर लीजिए। इसमें से ही क्वेश्चन एक ना एक आपको बनेगा ही बनेगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या भारत के संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे? तो देखिए, ये जो आपके मौलिक कर्तव्य है ना, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये जोड़े गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसकी सिफारिशों के बाद जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे।
ठीक है, कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे आपके 1976 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? तो ये हुआ था आपका सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ? भारत में जो द्विशासन है वो कौन से अधिनियम के द्वारा शुरू हुआ, ये पूछा गया है। तो ये शुरू हुआ था आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है ये है आपका संविधान की चौथी अनुसूची में। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए पहली जो अनुसूची है ना, इसमें क्या है? इसमें है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत के जो राज्य हैं और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन है पहली अनुसूची में। दूसरी जो अनुसूची है वेतन और भत्ते, ठीक है। तीसरी जो अनुसूची है इसमें है शपथ, कि शपथ कौन दिलाता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, उस तरह का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में है। और जो आपकी फोर्थ अनुसूची है उसमें है आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मुख्य रूप से किस में दर्ज है? कहाँ पर कहा गया है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में या अनुसूची में? तो प्रस्तावना में जो है ये बात कही गई है कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये जो शब्द है पहले प्रस्तावना में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? ये भी आपके 1976 में जोड़े गए थे जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं तो है, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं, नंबर 1 है वह राज्यसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे और राज्यसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेंगे। जी नहीं, जब उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण कर लिया उसके बाद वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रह सकता। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट है वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल सही है, वो राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहते। लोकसभा स्पीकर राज्यसभा के अध्यक्ष पद का सारा कार्य करता है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी इसमें आपका जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेता है, किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया गया है, उसको हटा दिया गया है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं जब तक कि अगली चुनाव नहीं हो जाते। ठीक है, तो जब वो कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहते, क्योंकि फिर वो राष्ट्रपति के ही कर्तव्यों का पालन करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध रिपन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रिपन जो प्रस्ताव है ये किससे संबंधित है? ये आपका स्थानीय स्व सरकारों से संबंधित है, क्योंकि जो रिपन है इनको ही आपके फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे स्थानीय सरकारों का जो जनक है वो कहा जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा रिपन। ठीक है, 1882 में जो है ये प्रस्ताव आया था जो कि स्थानीय स्व सरकारों से संबंधित है, जो कि आपकी पंचायतें वगैरह हैं, जो कि आपकी नगर पालिकाएं हैं, इनसे संबंधित है ये। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यहाँ पर आपसे पूछा गया होता कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर होता राजेंद्र प्रसाद। या फिर ऐसा पूछा गया होता कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर होता सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। राइट। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। उनके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? कौन डिसाइड करेगा कि राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी? तो ये डिसाइड करेंगे विधानसभा।
ठीक है, उस राज्य की जो विधानसभा है वो डिसाइड करेगी कि राज्य में जो है विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में, चलिए सबसे पहले आप मुझे इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर दो सदन है, जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाए। अगर आपको नहीं भी पता है तो सर्च कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानसभा है, जहां पर दो सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। हिमाचल में नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ, हिमाचल में एक ही सदन है जो कि विधानसभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है? तो वो है आपका अनुच्छेद 326, 326 याद रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी संख्या को कौन जो है वो बदल सकता है? वो बदल सकते हैं कानून द्वारा संसद। ठीक है, संसद जो है वो कानून लाकर बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय जो संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो आपको क्वेश्चन वैसे भी याद ही होगा क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इन्होंने जो प्रांत थे उस समय, ठीक है, अभी तो राज्य हैं, उस समय क्या बोलते थे? उस समय प्रांत बोलते थे। ठीक है, तो प्रांतों को उनका एकीकरण करने में जो है सबसे अहम भूमिका निभाई थी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, वरना आज जो आप ये अखंड भारत देखते हैं ना, ये अखंड भारत नहीं होता, ये खंड भारत होता। हैदराबाद अलग होता, कश्मीर अलग होता, जूनागढ़ अलग होता, ये भारत का हिस्सा नहीं होते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस समय नहीं निभाई होती। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मंडल आयोग जब बना था उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। एक विधेयक जो है ना वो संसद का अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। कब बनता है? जब यह लोकसभा में पेश हो जाता है? नहीं। जब यह राज्यसभा से पेश हो जाता है? नहीं। जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है? बिल्कुल सही। देखिए, जब भी कोई विधेयक लाया जाता है, कोई बिल लाया जाता है, तो सबसे पहले वो लोकसभा से पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर जो है वो जो बिल है वो आपका जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की सहमति के लिए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, इट मीन्स वो बिल जो है अब क्या बन चुका है? अब वो अधिनियम बन चुका है, अब वो कानून बन चुका है। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देते कोई भी बिल जो है वो आपका अधिनियम नहीं बनता। ठीक है, भले ही उस पर लोकसभा राज्यसभा ने सहमति दे दी हो, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यूपीएससी के बारे में सही नहीं है? यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने पेश करता है। यूपीएससी के चेयरमैन को केंद्र सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है। यूपीएससी की संरचना राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी आपका जो है ये सही नहीं है। ठीक है, यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनको केंद्र सरकार के आदेश से नहीं हटाया जा सकता। यूपीएससी या अन्य किसी लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन होते हैं या किसी सदस्य का जो निलंबन है वो संविधान के अनुच्छेद 317 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 317 में। ठीक है, यूपीएससी हो गया या फिर कोई स्टेट पीसीएस है, उनको जो है वो दुर्व्यवहार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ना कि केंद्र सरकार के आदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रबंध है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से अनुच्छेद में है? 356 में है। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ कि 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में क्या है? आर्टिकल 352 में है बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, बाहर से अगर कोई आक्रमण कर देता है हमारे देश पर तो आर्टिकल 352 जो है वो लगाया जा सकता है।
356 में है राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में जो अगर संवैधानिक जो मशीनरी है वो विफल हो गई है, अच्छे से नहीं चल रही है, तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है। आर्टिकल 356 के द्वारा जो है फिर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू कर दिया जाता है। लास्ट है आपका आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में है कि जो आपका वित्तीय आपात होता है, ठीक है, आर्थिक मंदी अगर चल रही है तो वित्त आपात लगा दिया जाता है आर्टिकल 360। अभी तक भारत में आर्टिकल 360 एक बार भी नहीं लगा है। आर्टिकल 352 जो है ये 3 बार लग चुका है और आर्टिकल 356 जो है ये तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट पर जो है वो लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपातकाल से संबंधित। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी। तो राज्यसभा की जो स्थापना है ये हुई थी 1952 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो नागरिकों के लिए ही है, विदेशियों के लिए नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के प्रति समानता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। देखिए जीवन और जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना ये तो सभी को है, ठीक है, चाहे कोई नागरिक है चाहे कोई विदेशी है। लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, ना कि विदेशियों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी है। निवास और वंश, निवास वंश और पंजीकरण, निवास वंश पंजीकरण और संपत्ति रखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निवास वंश और पंजीकरण। आप भारत में रहकर, ठीक है, अगर आप 5 साल 10 साल रहते हो शर्तों के मुताबिक तो आप भारत के नागरिक बन जाओगे, या फिर आपके पेरेंट्स जो है वो भारत से हैं तो भी आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे, या फिर आपने भारत में जो है वो अपना पंजीकरण करवा लिया है, खुद को रजिस्टर करवा लिया है, आपने भारत की नागरिकता ले ली है तो भी आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। ये 3 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री में और राष्ट्रपति में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है ना वो लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। अगर लोकसभा को भंग करवाना है तो प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर देंगे, ठीक है। तो लोकसभा को भंग करने की जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास हुई, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी कौन है, ओम बिरला है, उनका नाम भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। अभी कौन है, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बजट, कैबिनेट। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान में है, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एजी। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा, सीएजी, कैग, इनका भी उल्लेख जो है वो भारत के संविधान में है। कैबिनेट का भी उल्लेख जो है वो भारत के संविधान में है, लेकिन बजट का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है। बजट जो है हम बोलते भले ही बजट है, लेकिन वो बजट का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। आई होप इतना क्लियर है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिज़ाइन किया गया है। तो आपको पता है पहले ईवीएम मशीनें नहीं होती थी, ठीक है, अभी कुछ टाइम से ही आई है ये 2008-9 के आसपास। तो ईवीएम मशीनों को जो है वो किसके सहयोग से डिज़ाइन किया गया था, किसके सहयोग से जो है इनको तैयार किया गया था। तो इनमें सहयोग किया था डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसका सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है इसके तहत 7 राज्य आते हैं। जो भी आप नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स देखते हो जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। कोई भी वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक होगा या नहीं है, इसका निर्धारण करता है आपका लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग माना है। तो निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार है उसको जीवन के अधिकार में रखा गया है, जो कि आपका आर्टिकल है 21, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन जीने का जो अधिकार है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है हमें आर्टिकल 21। इसमें जो है आर्टिकल 21A करके जो है वो एक प्रावधान किया गया है, जिसमें रखा गया है कि निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो आपके धन विधेयक है उनका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। तो धन विधेयक आपके आते हैं आर्टिकल 1110 में, 110 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों पर जो है वो महाभियोग लाया गया है और हटाए जा चुके हैं। देखिए अभी तक एक भी न्यायाधीश को जो है वो महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो पंचायती राज प्रणाली जो है ये कब शुरू की गई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1992 में। इसके तहत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है वो की गई। पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई। तो सबसे पहले जो 3 स्तरीय प्रणाली है वो अपनाई थी राजस्थान ने। और आपको पता है कि पहली पंचायत जो है उसका जो गठन है, उसकी जो स्थापना है वो भी राजस्थान में की गई थी, नागौर जिले में, ठीक है। किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो 12वीं जो अनुसूची है ये है आपकी नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। आपने याद रखना है नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची है, जबकि जो आपकी पंचायतें हैं उनके लिए आपकी 11वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। पूछा गया है कि जो आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको उनको जो है वो ट्राइबल एरिया घोषित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है। तो वो जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहता है, ये करंट अफेयर्स का भी बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है। तो 25 से 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो भारत का जो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जब बन गया था, ठीक है, कब बना था ये भी आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया था। जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हम क्या बन गए, हम बन गए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा जो भारत है वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है 1950 में। उसके कितने दिन के बाद जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो अस्तित्व में आया था। तो उसके 2 दिन बाद ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जो परिसर है वो 1958 से शुरू हुआ, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है। विश्वविद्यालय जो हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कौन सी सूची में आते हैं, वो आते हैं आपके राज्य सूची में। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ठीक है। और इन 6 में जो है कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो बंगाली जो है वो आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसके अलावा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, मणिपुरी है और संस्कृत है, राइट। बंगाली इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। वित्त आयोग किया गया है, वित्त आयोग का उल्लेख।
आर्टिकल 280 में आता है। लोकसभा सचिवालय, इसका उल्लेख भी है। चुनाव आयोग का उल्लेख भी है आर्टिकल 324 में। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसको जो है 1993 में स्थापित किया गया था और ये एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं कौन सी होती है? जिनका उल्लेख संविधान में होता है, जो किसी न किसी आर्टिकल के अंडर आती हैं। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो लक्षद्वीप है, ठीक है, वो कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है वो आता है? तो ये आपका आता है केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? तो अशोक मेहता जो समिति है ये आपकी 1977 में बनी थी। ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फिर से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थानों के सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? असम पुनर्गठन जो अधिनियम है, ठीक है, 1969 का ये अधिनियम है, इसके द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? तो इसके द्वारा जो है वो मेघालय का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो संविधान सभा ने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तिरंगे को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो हमने तिरंगे को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय कहा गया है? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ठीक है। और कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 129 में। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ का उल्लेख, ये हमने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, देखिए ये दो हमने डिस्कस कर लिए। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी है। सातवीं जो अनुसूची है ये समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो छठी अनुसूची है ये भारतीय अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। ठीक है। छठी जो अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? तो फांसी की जो सजा है इसको क्षमा कर सकते हैं केवल राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, अब मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, सेर्वूस एलाफस हंगुल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? तो हंगुल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। आपने ये नाम याद नहीं रखना, आपने सिर्फ हंगुल याद रखना है। हंगुल जो है ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। कश्मीरी बारहसिंगा भी इसको कहते हैं। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो भारत में जो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है वो कहा जाता है आप नियंत्रक और महान्यायवादी। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 123 है ये आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का भी पूछा जा सकता है, राज्यपाल का भी पूछा जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 और राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल 213। आई होप इतना क्लियर है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो निकाल के आपके सामने रखे हैं। अब पढ़ना तो आपने ही है। देखिए 100% हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कोशिश, लेकिन 110% जो है वो आपको ही करनी है।
ठीक है। एट द एंड आपने ही एग्ज़ाम में बैठना है, आपने ही वो प्रेशर झेलना है, आपने ही वहाँ पर टिक करके आना है। अगर हम जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे, अगर आप ही सीरियस नहीं होंगे, आप ही अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे, तो फिर आपको पता है कि आपके रिज़ल्ट भी आपके सामने वैसा ही रहेगा। ओके, इसलिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके लिए रिवीजन आपके लिए एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, अपना स्कोर जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि हमारा इतना स्कोर है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो इनको बार बार देखिए क्वेश्चंस को, कौन से आपके वीक पॉइंट्स है उनको फाइंड आउट कीजिए, उन पर काम कीजिए। आपके पास समय बहुत कम है। अभी अगर आपका टेट नहीं हुआ तो टीजीटी आने वाला है, फिर आप टीजीटी में भी नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। और फिर आप 2-3 साल फिर से पीछे चले जाएंगे जब तक कि अगली बार टीजीटी नहीं आ जाता। तो सीरियस होके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।